नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहेगा। बहुत सारे कैंडिडेट जो मुझसे पूछते थे, जिनके मन में कुछ शंकाएं थी कि सर क्या है एक्चुअल, वो मैं पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इसका अभी शिक्षक भर्ती से आप ना जोड़े। इसको एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे ले। दूसरी बात, ये जो भी पॉइंट बताऊंगा ये इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है ना। तो इसका मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ एक आपको तथ्य और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि आपने खुद ने कमेंट किए थे, सर ईडब्ल्यूएस को क्या नुकसान है, क्या ईडब्ल्यूएस का भी केस कोर्ट में है। तो पूरी चीज़ें मैं आपको डिक्लेयर कर दूंगा। नो एमपी में ईडब्ल्यूएस का कोई केस है कि नहीं है, ये चीज़ें भी मैं डिक्लेयर कर दूंगा। तो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो को देखिए। कमेंट करने से पहले सोचिए कि आप कमेंट क्या कर रहे हो। मेरा काम है आपके सामने तथ्य और फैक्ट रखना, ना कि ये जो हो रहा है वो आपके सामने रखना। अभी जो कौन कर रहा है वो सब अलग बात है, हर कोई करता है, सिंपल सी बात है। कोई भी नए नियम आते हैं तो कोर्ट में जाते ही हैं। ऐसा ही ईडब्ल्यूएस का आया था और ओबीसी का तो कोर्ट में चल ही रहा है, आपको पता होगा। और ईडब्ल्यूएस का आया था तो ईडब्ल्यूएस का क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इन सभी बातों में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूँ तो देखिए, मध्य प्रदेश में केस लगा था ईडब्ल्यूएस पर। और अभी करीबन 20-25 दिन पहले की बात है, शायद 1 महीना हो गया होगा। सुप्रीम हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया। क्या कर दिया? खारिज कर दिया ईडब्ल्यूएस को। क्यों खारिज किया? इसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर ये बताया गया है कि ये केस जो 10% ईडब्ल्यूएस का है ना, ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में, बड़ी कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर सुनवाई करने, छोटी कोर्ट उस पर सुनवाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है, तो इस कारण, इस दलील के कारण इस केस को मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, और दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट बोलते थे कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ये भी इसमें डिस्कस किया गया है, इस केस में इस पॉइंटों को भी डिस्कस किया गया और सरकार ने डिस्कस किया। क्योंकि अगर 10% ईडब्ल्यूएस दिया जाता है तो सीमा 50% से अधिक हो जाती है बहुत सारे राज्यों में। तो इस केस को भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, इस पॉइंटों को भी। तो देखिए, सुनते रहिए, जो पूरा आर्टिकल इसको सुनिए, आप समझ जाओगे। 10% ईडब्ल्यूएस कोटा। और एक बात और है, स्किप मत करिए। अगर आपने चैनल वीडियो को स्किप कर दिया तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी कि एक्चुअली इस केस में हो क्या रहा है। ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ईडब्ल्यूएस का केस। ये ओबीसी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इस बात को थोड़ा समझिए। तो इसलिए इसको लगत देखिए, कंटिन्यू देखिए, स्किप मत करिए। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 से 6 मिनट में इसको मैं खत्म कर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी उसको आप संविधान पीठ पर भेज दिया। और संविधान पीठ में दोस्तों अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसले होते हैं। आगे देखिए, आगे जो लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, मतलब ये पुरानी न्यूज है, बुधवार को संविधान के 103वें संशोधन की वैधता, ये वैध है या नहीं है, कि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को संविधान पीठ को रेफर करने का फैसला किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। जनवरी 2019 में संसद द्वारा पारित संशोधन के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में खंड 6 सम्मिलित करके नौकरियां और शिक्षा में आर्थिक आरक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया गया। और अनुच्छेद 15(6) राज्य को किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। ये कौन है? 15(6) वाला आर्टिकल है ना, जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की भी शामिल है व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 30(1) के तहत शामिल अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर निजी संस्थानों सहित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण किया जा सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होगी, जो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगी। आगे क्या कहा गया है? राष्ट्रपति द्वारा संशोधन को अधिसूचित किए जाने के बाद आरक्षित आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये आपने ऊपर देखा हो। आप देखिए यहाँ पर क्या है। दरअसल न्यायमूर्ति S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने 103वें संविधान संशोधन द्वारा पेश ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर 31 जुलाई 2019 को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। देखिए, सिंपल सी बात बता दूं, जो ऊपर डिस्कस हुआ वो तो आर्टिकल डिस्कस हुए कि आर्टिकल में ऐसे प्रावधान है जिसमें आरक्षण दिए जा सकते हैं, है ना। जितने भी आर्टिकल में डिस्कस कर दिए, 15, 6 और ये,
अब यहाँ पर कोर्ट को ये डिस्कस करना था कि इस केस को लिया जाए या फिर इस केस पर सुनवाई हो तो कैसी होगी, संविधान पीठ में होगी, या फिर इसको खारिज कर दिया जाए। तो ये चुनौती, ये सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना था कि इस पर सुनवाई करे या नहीं करे, ठीक है। तो फिर बाद में दोस्तों इस पर यह फैसला लिया गया कि इस केस को संविधान पीठ पर भेजा जाना चाहिए। और देखिए, इस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि यह गलत है कि 50% सीमा मौजूद है, ठीक है। उन्होंने, देखिए, गवर्नमेंट ने यह दलील दी थी ईडब्ल्यूएस के मामले में। जो कैंडिडेट बोलते हैं कि 50% की सीमा है, वो ईडब्ल्यूएस के मामले में भी लागू हो रही थी, लेकिन इसको क्या दलील दी वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। उन्होंने कहा था कि 50% सीमा आरक्षण मौजूद है, इस अदालत ने गलत है ना। इस अदालत ने कहा कि 50% सीमा एक जनादेश है। तमिलनाडु ने इस फैसले के पालन में काम किया और शीर्ष अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का कदम उठाया। ओके, तमिलनाडु विधानसभा ने पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है, अधिनियम 1993 को अपना आरक्षण 69% बनाए रखा था। ये 50% से ज़्यादा हो गया। इसके बाद इसे न्यायिक समीक्षा बाहर करने के लिए इस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। मतलब ये गलत है कि 50% की सीमा हो। ये खुद सरकार ने ईडब्ल्यूएस लागू करने के पक्ष में कहा। ईडब्ल्यूएस लागू है ना, मैं ओबीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं पूरी बात कर रहा हूँ ईडब्ल्यूएस की। तो ये मत समझना मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कहते हैं कि सर 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो ये इसी बेस पर ईडब्ल्यूएस ही लागू किया गया है। आगे हम देखते हैं, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की अवधारणा को पहले ही राजस्थान की सोसाइटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान बनाम भारत संघ 2012 में इस अदालत ने मंजूरी दी थी। अदालत ने एक बार मंजूरी दी थी, केस हुआ था ये वाला 2012 में। ओके, आगे देखिए थोड़ा यहाँ पर क्या हुआ था, सुनवाई में क्या क्या बातें कही गई थी वो। इन फैसलों ने ही अनुच्छेद 14 का प्रश्न निर्धारित कर दिया। एक बड़ी बेंच का गठन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निर्णय लेने के लिए कोई अन्य संवैधानिक मुद्दा नहीं है। अनुच्छेद 15-16 प्रभावित नहीं हो रहे। अनुच्छेद 46 राज्यों को गरीबों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य करता है। यहाँ पर सरकार ने पक्ष रखा कि ईडब्ल्यूएस को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आर्टिकल, जितने भी संविधान के आर्टिकल है उनके अनुरूप है। ये सरकार ने अपना पक्ष रखा। जो भी वेणुगोपाल थे वो, ठीक है, एजी थे वो। चलिए आगे देखिए, फिर याचिकाकर्ता तर्क दे रहे हैं कि संविधान सभा ने केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की परिकल्पना रखी है। ये यहाँ के जो चीफ जस्टिस है, सीजीआई है, ओके, भारत के, उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता तो ये बोल रहे हैं कि संविधान ने केवल पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण की परिकल्पना की है, ठीक है। फिर नीचे लिखा गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी अनुच्छेद 21A के तहत गरीबों को 25% आरक्षण देता है। 103वां संशोधन के मसौदे का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ओके, इंदिरा साहनी में कहा गया है कि 50% फैसले के अपवाद हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात यहाँ पर है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। इंदिरा साहनी में कहा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कहा गया कि 50% फैसले के अपवाद हो सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, और ना ही मैं ओबीसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, ये ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बताया गया है। ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए सबसे बड़ा कानून यही आ रहा था कि इंदिरा साहनी का फैसला, ठीक है, वो ईडब्ल्यूएस में भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर दलील दी है कि इंदिरा साहनी में कहा गया है कि 50% फैसले के अपवाद हो सकते हैं, मतलब कि लागू हो सकता है विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, क्या डीपीएसपी के अनुसरण में गरीबों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अपवाद के रूप में योग्य नहीं है, उन्होंने सुझाव दिया था। इस तरह से वहाँ पर सुनवाई हुई थी। आगे देखिए, एजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े मराठा समुदाय के फैसलों को उठाया। देखिए वहाँ पर फिर सरकार ने मराठा आरक्षण को उठाया, और जहाँ उच्च न्यायालय ने कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में मात्रात्मक डेटा के आधार पर 50% की सीमा को पार किया जा सकता है। इस पॉइंटों को भी नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये खुद ईडब्ल्यूएस के पक्ष में बताया गया है ना। तो ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा था बीच में, तो इसको इस तरह से लागू किया गया कि मात्रात्मक डेटा के आधार पर 50% की सीमा को पार किया जा सकता है ना। याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला के लिए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा था कि तमिलनाडु और महाराष्ट्र के मामलों में कानून में संशोधन शामिल है जो SC ST और OBC के लिए कोटा संबंधित है, और उन्होंने एक नया वर्ग नहीं बनाया, ठीक है। मतलब कि 50% की सीमा को कब पार किया जाता है, जब नया वर्ग नहीं बने, और ईडब्ल्यूएस एक नया वर्ग था, तो इसको एक चुनौती दी गई है। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि क्या 103वां संशोधन पिछड़े वर्ग की एक नई परिभाषा देता है, जिसमें कहा गया है कि संसद के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है, मतलब एक नया कैडर बनाने की शक्ति नहीं थी ना।
एजी ने दोहराया था कि इंदिरा साहनी में आरक्षण 50% की सीमा के अपवाद होने का अनुमान लगाया है और अनुच्छेद 46 राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बेहतरी की जिम्मेदारी सौंपता है। मतलब कि देखिए यहाँ पर फिर से कहा गया है, सरकार ने, एजी जो है वेणुगोपाल, उन्होंने कहा है कि 50% की सीमा क्रॉस की जा सकती है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए। हम यहाँ मैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस की लागू बात कर रहा हूँ। फिर नीचे बताया गया है कि याचिकाकर्ता संगठन यूथ फॉर इक्विलिटी के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार के उल्लंघन को लेकर भी चिंता जताई है कि 103वें संशोधन ने कोटा का लाभ ईडब्ल्यूएस को दिया है, ठीक है, जबकि एसटी, एससी, ओबीसी क्रिमिनल इसके वंचित है। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जब आर्थिक पिछड़ा का लाभ दिया गया तो एसटी, एससी, ओबीसी को क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसमें क्रिमी लेयर भी आता है, उनको ना तो ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल रहा है और ना ही एससी, एसटी, ओबीसी का लाभ मिल रहा है, तो ये उनसे वंचित रह गए। तो ये भी एक विरोध है, ठीक है, ये बिल्कुल दोस्तों एक बहुत बड़ा विरोध ये बन रहा है ईडब्ल्यूएस पे। शंकर नारायण ने कहा था कि अल्पसंख्यक निजी संस्थानों के मामलों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण कैसे लागू किया जा सकता है, तो जस्टिस बोबड़े ने टिप्पणी की कि अल्पसंख्यक के रूप में वर्गीकरण अप्रासंगिक था क्योंकि सभी समुदायों में गरीबों का एक वर्ग है। पीठ ने संविधान पीठ के संदर्भ में सीमित सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ओके, तो इस तरह से दोस्तों पूरी सुनवाई हुई थी, आपने पूरा एक एक पॉइंट देखा। अब मैं इस पर आपको मेन पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ। ईडब्ल्यूएस को लागू करने के लिए सरकार ने 50% सीमा के पक्ष में अपना पक्ष रखा, ठीक है। याचिकाकर्ता ने यहाँ पर एक ये भी रखा कि ईडब्ल्यूएस आर्थिक पिछड़े वर्गों को लागू किया जा रहा है, तो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट क्यों नहीं आ रहे जो क्रीमी लेयर में आते हैं? उनको ना तो ये आरक्षण मिल पा रहा है, ना ही उनको ईडब्ल्यूएस का मिलेगा, ठीक है। तो ये एक असमानता क्रिएट हो रही है। दूसरी बात, सरकार ने पक्ष रखा कि जो इंदिरा साहनी का जो फैसला है दोस्तों वो अपवाद हो सकता है, ठीक है। उसमें कहा गया था कि इसके अपवाद हो सकते हैं, इसमें अपवाद हो सकते हैं और ये अपवाद ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया, इस अपवाद के तहत ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया। अब यहाँ पर ये सभी जितनी भी दोस्तों सुनवाई हुई है, अब यहाँ पर इस सुनवाई के बाद, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को कहाँ पर भेज दिया? अब संविधान पीठ पर भेज दिया। कहाँ पर? संविधान पीठ पर भेजने का फैसला ले लिया। सरकार का मानना था कि इसको संविधान पीठ पर ना भेजा जाए, इसको खारिज किया जाए, इसका कोई तर्क नहीं बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ याचिकाकर्ताओं ने अपने तर्क रखे और तर्क यहाँ पर जो जस्टिस है, जो चीफ जस्टिस है, उनको तर्क सही लगे और उन्होंने संविधान पीठ को भेज दिया। तो ये पूरा ईडब्ल्यूएस का मामला है। अब ये दोस्तों संविधान पीठ में इसका कब सुनवाई होती है, कब फैसला आता है, ये अभी इसकी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं कोशिश करूँगा आपको इसकी भी जानकारी देने की। बाकी इसको अभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में नया जोड़े और 50% की सीमा अपवाद हो सकती है, इस बात से ये भी क्लियर हो रहा है। ओके, विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों में है, इस तरह से चीज़ों को देखा गया है। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए ओबीसी में ईडब्ल्यूएस का पॉइंट जिक्र किया गया। आप कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का पॉइंट क्यों जिक्र किया गया? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में 50% की सीमा का मुद्दा उठा था, है ना। अब ये वकील लोग है, ये एक एक पॉइंटों को उठाते हैं दोस्तों, ऐसा नहीं हमारे जैसा नहीं, इनका काम ही होता है। तो ये एक एक पॉइंट को उठाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत कम पॉइंट है, इनके पास तो बड़े बड़े पेज रहते हैं, जो फाइल रहती है ना। तो वो एक एक पॉइंटों को रखते हैं वहाँ पर कोर्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।